फाहियन ने भारत की शांति प्रियता, गंभीर अपराधों की दुर्लभता और प्रशासन की सौम्यता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में बिना किसी उत्पीड़न और बिना पासपोर्ट के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करना संभव है। ह्वेनसांग ने कहा था कि उसे 2 बार लूटा गया था, जिसका अर्थ है कि हर काल में कानून और व्यवस्था की समस्या थी। सामाजिक रीति-रिवाजों पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि सभी सम्मानित व्यक्ति शाकाहारी थे, मांसाहार केवल निम्न जातियों और अछूतों तक ही सीमित था। अधिकांश नागरिक प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन नहीं करते थे। ह्वेनसांग भी 4 वर्गों के बारे में जानते थे और उन्होंने कई मिश्रित वर्गों का उल्लेख किया था, लेकिन उन्हें आधुनिक रूप में जाति के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। युआन ह्यूआन ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के बारे में उल्लेख किया था। फाहियान के अनुसार शूद्रों को नगर के बाहर रखा जाता था तथा वे लाठी से शोर मचाकर नगर में प्रवेश करते थे। वे कसाई, शिकारी तथा मछुआरे थे। ह्वेनसांग ने भी इसका वर्णन किया था। धार्मिक स्थिति। उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म अभी भी फल फूल रहा है, लेकिन आस्तिक हिंदू धर्म बहुत व्यापक था। उनके अभिलेखों से पता चलता है कि पुराने बलि प्रधान ब्राह्मणवाद की जगह हिंदू धर्म प्रकट हुआ है, लेकिन गुप्त साम्राज्य के सबसे अच्छे दिनों में भारतीय संस्कृति उस पूर्णता तक पहुंच गई थी जिसे वह फिर कभी प्राप्त नहीं कर सकती थी। मानवतावादी विचार, जो संभवतः बौद्ध धर्म द्वारा प्रोत्साहित किए गए थे, गुप्त काल में पहले के दिनों के भयंकर दंडों को कम करने में प्रभावी थे। फाहियान ने कहा कि उत्तर भारत में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन अधिकांश अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता था और केवल गंभीर विद्रोह के लिए एक हाथ काट दिया जाता था। फांसी देना दुर्लभ था। 200 साल बाद ह्वेनसांग ने बताया कि हर्ष के शासन में कैदियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद के समय की तुलना में सजाएं बहुत हल्की थी। उसने बौद्ध तीर्थों का विस्तृत वर्णन किया था। उसके अनुसार बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित था। उसने मथुरा में 20 बुद्ध विहार देखे, लेकिन कपिलवस्तु, गया और कुशीनगर में स्थिति बिगड़ रही थी, जो बौद्ध धर्म के कमजोर होने का संकेत था। फाहियान के विवरण में यह स्पष्ट नहीं है कि देश में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था या नहीं। उसने पाटलिपुत्र में अशोक के स्तूप के पास 2 विहार देखे, एक में महायान भिक्षु रहते थे और दूसरे में हीनयान भिक्षु। मध्य प्रदेश का शासक विष्णु का उपासक था। उसके अनुसार हिंदुओं और बौद्धों के बीच पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण थे। यह समाज की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। ह्वेनसांग ने उस समय भारत की धार्मिक स्थितियों का भी वर्णन किया है। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से कमजोर हो रहा था। इसके बावजूद देश में सैकड़ों भिक्षु निवास करते थे। फाहियान ने जैन, शैव और वैष्णव धर्म का भी उल्लेख किया है, लेकिन ह्वेनसांग के ग्रंथों में जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। आर्थिक स्थिति। फाहियान ने लिखा है कि सरकार की आय मुख्य रूप से राजस्व करों पर आधारित थी, जो कुल उत्पादन का छठा हिस्सा था। इसमें कर और भूमि कर का अभाव था। फैक्सियन ने लिखा, लोग अमीर और समृद्ध थे और सद्गुणों के अभ्यास में एक दूसरे का अनुकरण करते दिखते थे। धर्मार्थ संस्थाएं बहुत थी और राजमार्ग पर यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाए गए थे। राजधानी में एक बेहतरीन अस्पताल था। सरकारी अधिकारियों को निश्चित आय दी जाती थी और लोगों से कोई योगदान नहीं लिया जाता था। उस समय दान का प्रचलन था। फाहियान ने धर्मपरायण नागरिकों को के दान से चलने वाले निःशुल्क अस्पतालों का विशेष उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने यह भी बताया था कि नालंदा की आर्थिक स्थिति 100 गांवों की विशाल संपदा से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा महान हर्ष सहित अनेक संरक्षकों के दान से थी। इसने कम से कम 10,000 छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया था, जिनकी सेवा के लिए एक बड़ा स्टाफ भी मौजूद था। फाहियान पाटलिपुत्र और अशोक के विशाल महल में से मोहित हो गया था। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र उत्तर भारत का मुख्य शहर नहीं था और इसकी जगह कन्नौज ने ले ली थी।
वेनसांग ने सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का उल्लेख किया था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और विवाह के बारे में बताया था। फाहियान ने यह सब नहीं बताया था, लेकिन दोनों ने कहा कि अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। राजनीतिक स्थिति, चूंकि उनकी मुख्य रुचि धर्म में थी, इसलिए फाहियान ने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशेष रूप से कुछ भी दर्ज नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी नहीं लिया, जिसके शासन में वे 5 साल से ज्यादा रहे होंगे, लेकिन समाज के अन्य पहलुओं के बारे में उनके विवरण से यह पता चलता है कि गुप्तों का प्रशासन उदार और सफल था, और शासकों ने न केवल साम्राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखी, बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण का भी ध्यान रखा। वेनसांग ने हर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा था कि हर्ष एक महान राजा था और उसके पास एक महान सेना थी। फाहियान वेनसांग की तुलना में समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों के संबंध में उतना चौकस और जानकारीपूर्ण नहीं था। वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन के काल का पूरा वर्णन किया था, लेकिन फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम नहीं लिया। उनके लेखों के अनुसार गुप्त साम्राज्य एक समृद्ध काल था, जब तक कि हान राजवंश के पतन के साथ रोम चीन व्यापार अक्स टूट नहीं गया। गुप्तों का साम्राज्य वास्तव में समृद्ध था, और उनके लेखन इस अवधि के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गुप्तों की प्रशासनिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? गुप्त साम्राज्य मूलतः एक राजतंत्रीय राज्य प्रणाली थी, क्योंकि सभी निर्णय लेने की शक्तियां गुप्त राजाओं के हाथों में थी। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं: केंद्रीय प्रशासन, राजा सभी शक्तियों का अवतार था। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी शाही उपाधियां धारण की। उन्होंने देवीय स्थिति का भी दावा किया, क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। राजा को मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। मंत्रियों को विभिन्न पदनामों जैसे कि मंत्रिण, आमत्य, सचिव से जाना जाता था, और संभवतः वे वंशानुगत होते थे। कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारी: संधि विग्राहिक, शांति और युद्ध मंत्री, युद्ध शुरू करने और गठबंधन और संधियों को समाप्त करने सहित अन्य राज्यों के साथ संबंधों के संचालन का प्रभारी होता था। कुमारामात्य, अमात्यों में सबसे प्रमुख और शाही वंश के राजकुमारों के बराबर का दर्जा। कुमारामात्य विभिन्न प्रकार के राजा, युवराज, राजस्व विभाग या प्रांत से जुड़े होते थे। दंडनायक, वे उच्च पदस्थ न्यायिक या सैन्य अधिकारी थे। बलाधिकृत, सेना का प्रधान, सेनापति और महासभापति। घुड़सवार, सेना का सेनापति। महाप्रतिहार, महल के रक्षकों का प्रमुख। खद्यत पाकिता, शाही रसोईघर का अधीक्षक। प्रांतीय प्रशासन, गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें देश या भुक्ति कहा जाता था। ऊपरी कस, वे राजा द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे। उन्होंने महाराजा, भट्टारक और राजपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। वे भुक्तियों का प्रशासन चलाते थे। उनके पास सैन्य कार्य भी थे। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला नगर बोर्ड के प्रमुख की नियुक्ति की। गोपत्नी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गोपत्नी बताया गया है। संभवतः यह राज्यपाल के लिए दूसरा शब्द था। प्रांतीय सरकार ने जल संरचनाओं की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए सुदर्शन झील के तटबंध टूटने के बाद उसकी मरम्मत। जिला प्रशासन, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषयपति वे विषयों के मुखिया थे और प्रांतीय गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उन्हें अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में शहर के प्रमुख सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जैसे नागर श्रेष्ठिन, मुख्य व्यापारी बैंकर। सार्थवाह, प्रमुख कारवा व्यापारी। प्रथम कुलिका, मुख्य कारीगर। प्रथमा कायस्थ, मुख्य लेखक या राजस्व संग्रह का प्रभारी अधिकारी। जिला प्रशासन से नीचे ये होते थे विथिस, ये बस्तियों के समूह थे। वे आयुक्तों और विथि महतरों द्वारा प्रशासित थे। ग्राम, ग्रामिक और ग्रामाध्यक्ष महत्वपूर्ण कार्य करते थे। महातारा,
गांव का बुजुर्ग, गांव का मुखिया या परिवार या समुदाय का मुखिया, अष्टकुल अधिकरण, 8 राज्यों का एक बोर्ड जिसका अध्यक्ष महातर होता था। पंचमंडली एक कॉर्पोरेट ग्राम निकाय हो सकता है। राजस्व प्रशासन गुप्त काल में भू राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। नारद स्मृति में कहा गया है कि कृषि उपज का छठा हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए, इसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा ऊपरी कर, भोग, बलि, हिरण्य, उद्रंग जैसे कर भी थे। शुल्क वाणिज्यिक कर था जिसे व्यापारियों के संगठन को चुकाना पड़ता था। समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करें। समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करें। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अद्वितीय इलाहाबाद स्तंभ पर लिखी गई प्रशस्ति है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इस शिलालेख में 33 पंक्तियां हैं। इलाहाबाद शिलालेख में गद्य और पद्य में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और विजयों पर व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति से समुद्रगुप्त एक बेचैन विजेता के रूप में उभरता है। समुद्रगुप्त की विजय और उसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का विस्तार। समुद्रगुप्त को विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला होगा जिसमें बिहार का मगध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश और बंगाल के आसपास के इलाके शामिल थे, जो उत्तर में हिमालय की तलहटी तक फैला हुआ था। उनके शुरुआती सैन्य अभियान इस क्षेत्र से ठीक आगे के इलाकों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में निर्देशित थे। आर्यावर्त एवं वन प्रदेशों में अभियान। शिलालेख की पंक्ति 14 में कोटा परिवार के एक राजा को पकड़ने का उल्लेख है, जो ऊपरी गंगा घाटी का शासक हो सकता है। पंक्ति 21 में समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त के कई राजाओं जैसे रुद्रदेव, मतीला, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदिन बलवर्मन को हिंसक रूप से नष्ट करने और जंगल के सभी राजाओं को अपने अधीन बनाने का उल्लेख है। राजाओं के क्षेत्रों के इस विलय के कारण गुप्त साम्राज्य का विस्तार गंगा यमुना घाटी से होते हुए पश्चिम में मथुरा और पद्मावती तक हो गया। सीमांत क्षेत्रों में अभियान और संघों की अधीनता। प्रशस्ति की पंक्ति 22 में शासकों द्वारा गुप्त राजाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके आदेशों का पालन करने तथा उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करने का उल्लेख है। इनमें समता, दावाग, कामरूप, नेपाल और कृत्रिपुरा के सीमांत राजा शामिल हैं। इस प्रकार अधीनस्थ गणों में मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, मद्रक, आभीर, प्राचुन, संकथिनक, काक, खरपरिका शामिल हैं। गुप्त सम्राट और इन सभी समूहों के बीच संबंधों में सामंतवादी संबंध के कुछ तत्व हैं। दक्षिण में अभियान। शिलालेख की पंक्तियां 19 और 20 में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कई शासकों को पकड़ने और फिर से रिहा करने का उल्लेख है। इनमें कौसल, महाकांतारा, केराला, पुरा, कुस्थलपुरा, एरंडापल्ला, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक्का, देवराष्ट्र, दक्षिणापथ के अन्य सभी राजा शामिल थे। अन्य शिलालेख की पंक्ति 23 में कुछ शासकों द्वारा समुद्रगुप्त को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, गुप्त गरुड़ मुहर का उपयोग करने तथा अपनी इच्छाओं से गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का उल्लेख है। अपने शासनकाल के अंत में समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात को छोड़कर उत्तरी भारत का अधिकांश हिस्सा शामिल था। उत्तर पश्चिम में समुद्रगुप्त ने शक और कुषाण पर अपनी शक्ति का प्रभाव डालने का दावा किया है। दक्षिण में दक्षिणापथ के राजाओं को अपमानित किया गया, लेकिन उन्हें न तो विलय का सामना करना पड़ा और न ही सामंती स्थिति में कमी आई। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुप्तों ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना नहीं की, लेकिन अपने सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्होंने सर्वोच्चता और अधीनता के राजनीतिक संबंधों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय और जिला प्रशासनिक इकाइयों के साथ साथ अधिकारियों के पदनाम और कार्यों पर चर्चा करें।
This is the question. Okay, I will try to discuss this question. गुप्त साम्राज्य मूलतः एक राजतंत्रीय राज्य प्रणाली थी क्योंकि सभी निर्णय लेने की शक्तियां गुप्त राजाओं के हाथों में थी। केंद्रीय प्रशासन राजा सभी शक्तियों का अवतार था। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर जैसी शाही शक्तियां धारण की। उन्होंने देवीय स्थिति का भी दावा किया क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। राजा को मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। मंत्रियों को विभिन्न पदनामों जैसे कि मंत्रण, आमत्य, सचिव के नाम से जाना जाता था और संभवतः वे वंशानुगत होते थे। कुछ उच्च पदस्थ पदाधिकारी थे संधि विग्राहक, शांति और युद्ध मंत्री। युद्ध शुरू करने और गठबंधन और संधियों को समाप्त करने सहित अन्य राज्यों के साथ संबंधों के संचालन का प्रभारी होता था। एक होता था कुमारा मात्य। अमात्यों में सबसे प्रमुख शाही वंश के राजकुमारों के बराबर का दर्जा था। इसे प्राप्त कुमारा माते विभिन्न प्रकार से राजा, युवराज, राजस्व विभाग का या प्रांत से जुड़े होते थे। दंड नायक वे उच्च पदस्थ न्यायिक या सैन्य अधिकारी थे। बलाधिकृत सेना का प्रधान सेनापति और महाश्वपति घुड़सवार सेना का सेनापति महाप्रतिहार महल के रक्षकों का प्रमुख और खद्यत पाकिता शाही रसोईघर का अधीक्षक होता था। प्रांतीय प्रशासन गुप्त साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें देश या भुक्ति कहा जाता था। ऊपरी कस्बे राजा द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे। उन्होंने महाराजा भट्टारक और राजपुत्र जैसी उपाधि धारण की। वे भुक्तियों का प्रशासन चलाते थे। उनके पास सैन्य कार्य भी थे। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला नगर बोर्ड की प्रमुख की नियुक्ति की। गोपत्नी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गोपत्नी बताया गया है। संभवतः यह राज्यपाल के लिए दूसरा शब्द था। प्रांतीय सरकार ने जल संरचनाओं की मरम्मत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए सुदर्शन झील के तटबंध टूटने के बाद उसकी मरम्मत जिला प्रशासन गुप्त साम्राज्य के प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था जिसे विषय कहा जाता था। विषयपति वे विषयों के मुखिया थे और प्रांतीय गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उन्हें अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में शहर के प्रमुख सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। नागर श्रेष्ठी मुख्य व्यापारी या बैंकर होते थे। सार्थवाह प्रमुख कार्य व्यापारी होते थे। कुलिका मुख्य कारीगर होता था। प्रथमा कायस्थ मुख्य लेखक या राजस्व संग्रह का प्रभारी या अधिकारी होता था। जिला प्रशासन से नीचे होते थे विधिसीय बस्तियों के समूह थे। ये आयुक्तों और विधि महत्वों द्वारा प्रशासित थे। ग्रामिक और ग्रामाध्यक्ष महत्वपूर्ण कार्य करते थे। महातारा गांव का बुजुर्ग, गांव का मुखिया या परिवार या समुदाय का मुखिया। अष्टकुल अधिकरण जिसका अध्यक्ष महात्रा होता था। पंचमंडली एक कॉर्पोरेट ग्राम निकाय हो सकता है। राजस्व प्रशासन गुप्त काल में भू राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। नारद स्मृति में कहा गया है कि कृषि उपज का छठा हिस्सा भू राजस्व के रूप में लिया जाना चाहिए। इसे भाग कहा जाता था। इसके अलावा ऊपरी कर भोग बलि, हिरण्य और उद्रंग जैसे कर भी थे। शुल्क वाणिज्यिक कर था जिसे व्यापारियों के संगठन को चुकाना पड़ता था। द्वितीय शहरीकरण ने संगठित कॉरपोरेट गतिविधियों को जन्म दिया जो गुप्त काल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। चर्चा करें। भारत में दूसरा शहरीकरण वैदिक युग के बाद लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान गंगा के मैदानों में बड़े शहरी केंद्र उभरे जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, कौशाम्बी, वैशाली जैसे शहरों के उदय से चिन्हित। यह अवधि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था जिससे जटिल सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विकास और शहरीकरण की घटना ने संगठित कॉरपोरेट गतिविधियों की स्थापना देखी, जैसे कि गिल्ड श्रेणियां, व्यापार संगठन, प्रशासनिक संरचनाओं का गठन, जिन्होंने प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रारंभिक कॉरपोरेट संस्थाएं धीरे धीरे विकसित हुई और गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी पूर्व के दौरान अपने चरम तक पहुंच गई, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान गिल्ड और अन्य कॉरपोरेट निकायों की गतिविधियां और भी अधिक संगठित, परिष्कृत और समाज के कामकाज के लिए आवश्यक हो गई। दूसरा शहरीकरण। द्वितीय शहरीकरण शब्द का तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान शहरी केंद्रों के उद्भव और विकास से है। विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिसे शहरीकरण का पहला चरण माना जाता है, इस अवधि की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है कस्बों और शहरों का विकास। पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, तक्षशिला जैसे शहरों का उदय,
दूसरे शहरीकरण का प्रतीक था। ये शहर राजनीतिक शक्ति, व्यापार, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। व्यापार और शिल्प का विकास। दूसरे शहरीकरण काल में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। शिल्प उत्पादन अधिक संगठित हो गया, जिससे गिल्ड का गठन हुआ। लोहे का उपयोग। लोहे के औजारों और हथियारों के व्यापक उपयोग ने कृषि अधिशेष में योगदान दिया, जिससे शहरी केंद्रों के विकास और व्यापार में वृद्धि को बढ़ावा मिला। संगठित कॉरपोरेट गतिविधियां। दूसरे शहरीकरण की अवधि ने संगठित कॉरपोरेट गतिविधियों की नींव रखी, विशेष रूप से गिल्ड के गठन के माध्यम से, जिन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ये गिल्ड व्यापारियों, शिल्पकारों और कारीगरों के संगठन थे, जो व्यापार को विनियमित करने, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करते थे। श्रेणियां, संगठन और कार्य। गिल्ड ने श्रमिकों और व्यापारियों को विशिष्ट श्रेणियों में संगठित किया, जैसे बुनकर, बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार। प्रत्येक गिल्ड एक विशेष डोमेन में काम करता था, जो अपने क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता था। गिल्ड्स अपने स्वयं के नियम, विनियम और आचार संहिताओं के साथ सुव्यवस्थित निकाय थे। वे स्वतंत्र रूप से काम करते थे, लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और समर्थित थे। प्रत्येक गिल्ड का अपना प्रमुख होता था, जिसे प्रायः श्रेष्ठीन कहा जाता था, जो राज्य और अन्य संस्थाओं के साथ व्यवहार में गिल्ड का प्रतिनिधित्व करता था। आर्थिक भूमिका। गिल्ड्स ने उत्पादन, कीमतों और व्यापार प्रथाओं को विनियमित करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उत्पादित माल निश्चित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरे तथा प्रतिस्पर्धियों द्वारा कीमतों में कटौती से बचने के लिए कीमतें निर्धारित करने में भी वे शामिल रहे। बैंकिंग और ऋण। गिल्ड वित्तीय संस्थाओं के रूप में भी काम करते थे, अपने सदस्यों और यहाँ तक कि राज्य को भी ऋण प्रदान करते थे। वे सदस्यता शुल्क, जुर्माने और सामूहिक व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले मुनाफे के माध्यम से धन इकट्ठा करते थे। गिल्ड की सामाजिक धार्मिक भूमिका भी होती थी, क्योंकि वे अक्सर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते थे, मंदिरों को वित्त पोषित करते थे तथा धर्मार्थ कार्यों में योगदान देते थे। राज्य संरक्षण और विनियमन। इस दौरान राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों के अधीन एक अत्यधिक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था देखी गई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि राजकला पर एक ग्रंथ है, व्यापार के प्रबंधन और स्थिर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका पर जोर देता है, जिसमें गिल्डों और निगमों के लिए नियम भी शामिल हैं। गिल्ड का उदाहरण। बुनकर संघ। सबसे प्रमुख संघों में से एक बुनकर संघ वस्त्रों के उत्पादन और व्यापार के लिए जिम्मेदार था, जो घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं थी। धातु कर्मियों का संघ। यह संघ लोहे के औजारों, हथियारों, आभूषणों जैसी विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में माहिर था। इस अवधि के दौरान लोहे की उच्च मांग ने इस संघ की संपत्ति और प्रभाव को में योगदान दिया। व्यापारियों के संघ। व्यापारियों के संघ लंबी दूरी के व्यापार में शामिल थे, जो मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों जैसे विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार करते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों के बीच व्यापार को सुगम बनाया, विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल में कॉरपोरेट गतिविधियों का चरम। गुप्त काल इन कॉरपोरेट गतिविधियों के चरम पर था, जहां गिल्ड और व्यापार संगठनों की प्रणाली और भी अधिक संगठित, प्रभावशाली और व्यापक हो गई। इस चरमोत्कर्ष में कई कारकों ने योगदान दिया। आर्थिक समृद्धि। गुप्त साम्राज्य आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, जिसने व्यापार और शिल्प को फलने फूलने का मौका दिया। साम्राज्य का विस्तृत क्षेत्र उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ था, जो गिल्ड द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए एक बड़ा और विविध बाजार प्रदान करता था। पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा जैसे शहर वाणिज्य के केंद्र बन गए, जहां बाजार और उत्पादन केंद्र फलने फूलने लगे और कॉरपोरेट संस्थाओं को फलने फूलने का मौका मिला। राज्य संरक्षण। गुप्त शासकों ने अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को समझते हुए गिल्ड को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। उन्होंने गिल्ड को अनेक आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान करने की और अक्सर उन्हें राज्य प्रायोजित परियोजनाओं जैसे मंदिर निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों में शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से रोमन साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के साथ भारतीय व्यापारी मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों जैसे सामानों का निर्यात करते थे, जबकि इन क्षेत्रों में सोने और चांदी सहित विलासिता की वस्तुओं का आयात करते थे। गिल्ड ने इस व्यापार को सुविधाजनक बनाने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिम तट पर भरूच जैसे बंदरगाह
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए, जहां भारत के अंदरूनी इलाकों से आने वाले सामानों का विदेशी उत्पादों के साथ आदान प्रदान होता था। गिल्ड्स ने इन बंदरगाहों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अक्सर राज्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते थे। सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण। गुप्त काल के दौरान गिल्डों ने मंदिरों और स्तूपों के निर्माण को प्रायोजित करके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान दिया। इस अवधि के कई शिलालेखों में धार्मिक उद्देश्यों के लिए गिल्डों द्वारा किए गए दान का उल्लेख है, जो उनकी संपत्ति और प्रभाव को दर्शाता है। कला और वास्तुकला। गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि ने कला और वास्तुकला को समृद्ध किया। कारीगरों के समूह है जटिल मूर्तियों, मंदिर की नक्काशी और धातु के काम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे, जो इस अवधि की विशेषता है। उदाहरण के लिए गुप्त काल के दौरान बनाया गया दिल्ली का लोहा स्तंभ उस समय के उन्नत धातु कर्म कौशल को दर्शाता है। शक्तिशाली संस्थाओं के रूप में गिल्ड श्रेणियां। गुप्त काल के दौरान गिल्ड शक्तिशाली स्वायत्त निकाय थे, जो आधुनिक निगमों की तरह काम करते थे। वे उत्पादन को नियंत्रित करते थे, कीमतों को नियंत्रित रखते थे, श्रम का प्रबंधन करते थे, नियमों का पालन न करने पर सदस्यों पर प्रतिबंध भी लगाते थे। गिल्ड्स ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा जो आधुनिक निगमों की तरह ये काम करते थे, उन्होंने बैंकिंग उन्होंने बैंकिंग में अच्छा काम किया था। धन उधार जैसे व्यापार और शिल्प उत्पादन से परे भी काम किया। गिल्ड की कॉरपोरेट गतिविधियां बैंकिंग तथा विस्तारित थी। वे वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करते थे, व्यापारियों और उत्पादकों को और यहाँ तक कि जरूरत के समय राज्य को भी ऋण प्रदान करते थे। गिल्ड ने धन उधार देने में भी भूमिका निभाई, जो व्यापार और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक पड़ता थी। इस अवधि के शिलालेखों से पता चलता है कि गिल्ड निश्चित ब्याज दरों पर ऋण देते थे, जो ऋण और वित्त की एक परिष्कृत प्रणाली का सुझाव देते हैं। गुप्त काल के दौरान संघ केवल आर्थिक संस्थाएं ही नहीं थी, बल्कि धार्मिक, शैक्षणिक, धर्मार्थ कार्य भी करते थे। उन्होंने मंदिरों को बड़े पैमाने पर दान दिया और धार्मिक उत्सवों को प्रायोजित किया। उस काल के शिलालेखों से पता चलता है कि संघों ने मंदिरों, स्तूपों और मठों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराया था। नासिक, उदयगिरी, मथुरा जैसे शिलालेखों से मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि गिल्ड के पास पर्याप्त शक्ति और प्रभाव था। गिल्ड के नेता श्रेष्ठी अक्सर राज्य और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे और स्थानीय आर्थिक नीतियों पर काफी प्रभाव डालते थे। गिल्डों का विधिकरण। गुप्त काल के दौरान गिल्ड में विविधता आई, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलता को दर्शाता है। बुनाई, धातु कर्म में मिट्टी के बर्तन जैसे पारंपरिक शिल्पों के लिए ही नहीं, बल्कि जोहरी, इत्र निर्माता, जहाज बनाने वालों जैसे ज्यादा विशिष्ट व्यवसायों के लिए भी गिल्ड थे। कुछ गिल्ड अविश्वसनीय रूप से धनी थे, जैसा कि धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को दिए गए उनके बड़े दान से पता चलता है। कुछ मामलों में उन्होंने राज्य को ही ऋण जारी किया, जिससे उनकी वित्तीय शक्ति और भी बढ़ गई। दूसरे शहरीकरण ने संगठित कॉरपोरेट गतिविधियों की नींव रखी, जो समय के साथ विकसित हुई और गुप्त काल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। गिल्ड और कॉरपोरेट संगठन प्राचीन भारत के आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि धार्मिक जीवन के लिए केंद्रीय बन गए। इन संस्थाओं ने न केवल उत्पादन और व्यापार को सुविधाजनक बनाया, बल्कि वित्तीय संस्थानों और सामुदायिक आयोजकों के रूप में भी काम किया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आक्रमणों और आंतरिक कमजोरियों के कारण, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण शहरीकरण में मंदी आई और संगठित कॉरपोरेट गतिविधियों में गिरावट आई। हालांकि बाद के काल में भी, जैसे कि मध्यकालीन और आरंभिक आधुनिक काल में, गिल्ड संगठन कॉरपोरेट कार्यों के तत्व विभिन्न रूपों में जारी रहे, जिसने इस्लामी और ब्रिटिश काल में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। गुप्तों की आर्थिक उपलब्धियों कुषाणों के दौरान हुई एक प्रक्रिया की परिणति थी, तो इस पे आप चर्चा करें। तो आंसर इज, मैं बता रही हूँ, अभी ध्यान से सुनना। द इकोनॉमिक गुप्तों की आर्थिक उपलब्धियां कुषाणों के दौरान शुरू हुई थी। ठीक है, कुषाण साम्राज्य का काल लगभग 30 ईस्वी से लेकर 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यानी 350 ईस्वी तक है। गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईस्वी से मेल खाता है और लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। तथ्य यह है कि कुषाण साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य एक के बाद एक आए, जो स्वाभाविक निरंतरता और कुछ हद तक अपने पूर्ववर्ती के दौरान हुई बहुत सी प्रक्रियाओं की परिणति का संकेत देता है।
आर्थिक उपलब्धियां ऐसी ही एक श्रेणी बनाती हैं। किसी भी राजवंश की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने का प्राथमिक संकेतक मुद्रा शस्त्र जैसे साक्ष्यों में निहित है। जब राजवंशों की बात आती है तो उस अवधि के दौरान प्रचुर मात्रा में सिक्के जारी किए गए थे। इससे हमें न केवल राजवंशों की आर्थिक उपलब्धियों का अध्ययन करने में मदद मिलती है, बल्कि दोनों शासन में प्रथाओं की निरंतरता का तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी मदद मिलती है। मुद्रा बाजार कुषाण उपमहाद्वीप का पहला राजवंश था जिसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढाले। उन्होंने कम मूल्य के कई तांबे के सिक्के भी जारी किए जो मुद्रा अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रसार को दर्शाता है। कुषाण सिक्कों का व्यापक वितरण इस अवधि के समृद्ध व्यापार का संकेत देता है। कुषाण सिक्कों के पीछे ब्राह्मण, बौद्ध, ग्रीक, रोमन और अन्य देवताओं को दर्शाया गया है। धार्मिक रूपांकनों की यह विविधता आमतौर पर राजा की व्यक्तिगत धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने के रूप में ली जाती है। इसी तरह भारतीय इतिहास में गुप्त काल में सिक्कों की ढलाई में काफी वृद्धि देखी गई। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार संबंधों के परिणाम स्वरूप सोने का भारी प्रवाह हुआ। गुप्त काल के शुरुआती सोने के सिक्के बाद के कुषाणों के सिक्कों से काफी मिलते जुलते हैं। बाद में इन सिक्कों का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। लगभग हर गुप्त सिक्के पर देवी की आकृति और पीछे की ओर एक शिलालेख अंकित होता था। स्कंदगुप्त से पहले के सोने के सिक्कों पर कुषाण के वजन के मानक यानी 8 ग्राम के मानक अंकित थे। कुषाण काल के स्वर्ण दिनार के नाम पर इन सोने के सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। एक गुप्त दिनार के अग्र भाग पर राजा को कुषाण शैली के पोशाक में पतलून और लंबा कोट पहने हुए दिखाया गया है। सिक्के के पीछे की ओर देवी अर्दोक्सो, जिन देवताओं का उल्लेख हमें कुषाण सिक्कों पर भी मिलता है, को भी दर्शाया गया है, जो भारतीय देवता न होकर विदेशी देवता हैं। शहरीकरण आर्थिक उपलब्धि का एक और संकेत शहरी केंद्रों का विकास है। इस अवधि के दौरान शहरी केंद्रों का विकास देखा गया क्योंकि इस चरण में निर्माता गतिविधि में एक अलग प्रगति दर्ज की गई। हम फर्श और छत के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग, ईंट भट्टों का निर्माण, स्क्रिप्ट फाइलों का उपयोग और लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग पाते हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की अवधि पूरे उपमहाद्वीप में शहरी समृद्धि द्वारा चिन्हित थी। समृद्ध व्यापार और शिल्प और धन का बढ़ावा उपयोग नए शहरों के विकास के लिए एक प्रोत्साहन था। गुप्त काल के दौरान शहरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रारंभिक आर्थिक उपलब्धि मुख्य रूप से कुषाणों की महानगरीय संस्कृति द्वारा स्थापित ठोस नींव के कारण थी। हालांकि आर एस शर्मा जैसे विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल के दौरान संघोल, हस्तिनापुर, अंतरजीखेड़ा, मथुरा कहाँ पे गया, अरे बाप रे, उत्तर भारत में पूर्व कुषाण और कुषाण नगर तथा दक्कन में सातवाहनों से जुड़े नगर 3री या 4थी शताब्दी के मध्य में क्षीण होने लगे। जो बात उत्तरी भारत, मालवा और दक्कन के लिए सच थी, वही बात दक्षिण भारत के लिए भी सच थी। गुप्त काल के दौरान संघोल, हस्तिनापुर, अंतरजीखेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और कौशाम्बी जैसे स्थलों में गिरावट देखी गई। शहरी केंद्रों का स्थानिक विस्तार और उपलब्ध नागरिक सुविधाएं कुषाण काल के पहले के मुकाबले कहीं कम थी। शहरों के पतन का मतलब अर्थव्यवस्था का समग्र संकुचन नहीं था। हालांकि अर्थव्यवस्था दो पैरों कृषि और शिल्प उत्पादन और व्यापार की शहरी गतिविधियों पर चलने के बजाय कृषि अर्थव्यवस्था के एक पैर पर चलने लगी। व्यापार कुषाण साम्राज्य का अस्तित्व व्यापार के लिए एक प्रेरणा था क्योंकि इसमें रेशम मार्ग का एक भाग शामिल था और इसलिए भी कि संभवतः इसने व्यापारियों के लिए सुरक्षा का एक माध्यम प्रदान किया और टैरिफ में कमी की। भारत को मध्य एशिया की अल्ताई पर्वतों से सोने का एक बड़ा भंडार प्राप्त हुआ। हो सकता है कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी भारत को सोना मिला हो। यह महत्वपूर्ण है कि कुषाण भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। इसने गुप्त शासकों को मध्य, पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्ववर्ती काल के रोमन विश्व के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सहायता मिली तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग सदियों तक फैले रहे। गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधियां जारी रही है। स्पष्ट है कि हालांकि गुप्त काल की व्यापारिक समृद्धि पूर्ववर्ती काल में शुरू हुई आर्थिक गति का अंतिम चरण था। शिल्प उत्पादन,
कारीगरों, व्यापारियों और शिल्प संघों का उल्लेख करने वाले प्रचुर शिलालेख मुहरें समृद्ध शहरी शिल्प और व्यापार का संकेत देते हैं। कारीगरों, व्यापारियों और शिल्प संघों का उल्लेख करने वाले प्रचुर शिलालेख और मुहरें शहरी शिल्प और व्यापार के समृद्ध होने का संकेत देती है। शिल्प उत्पादन में बहुत विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। वहाँ सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं के साथ साथ अनेक प्रकार की विलासिता की वस्तुएं भी थी। गुप्त काल में कुछ कलाएं विकसित हुई, जैसे धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथी दांत का काम, सिक्का ढलाई, टेराकोटा कार्य, कपड़ा कार्य। इन कलाओं ने शिल्पकारों और व्यापारियों दोनों के लिए कार्य करना आसान बना दिया। नारद और बृहस्पति स्मृतियों में शिल्प संघों के संगठन और गतिविधियों का वर्णन है। शिल्प उत्पादन को कुषाणों के गुप्तों ने प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन इनका इस्तेमाल रोजमर्रा के निजी आर्थिक संबंधों में शायद ही हुआ। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था काफी हद तक गांवों और कस्बों में उत्पादन की आत्मनिर्भर इकाइयों पर आधारित थी और इस समय मुद्रा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। कृषि। कुषाणों ने कृषि को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर सिंचाई के सबसे पुराने पुरातात्विक निशान कुषाण काल के हैं। 30 से 1000 कुलों के गामाओं का उल्लेख मिलता है। कुम्हारों, बढ़ई, लोहारों, वनवासियों, शिकारियों, बहेलियों, मछुआरों के गांवों का भी उल्लेख है। इसमें से कुछ गांव शहरों के करीब बसे हुए प्रतीत होते हैं। कृषि उत्पादन के प्रति समाज की चिंता इस बात से स्पष्ट होती है कि गुप्त काल के स्रोतों में कृषि कार्यों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का किस प्रकार चित्रण किया गया है। गुप्त काल में अमरकोश में चावल, गेहूं, दाल, फलियां, सब्जियों और फलों सहित विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है। वृहद संहिता से स्पष्ट है कि लोगों को फलों की कलम लगाने का ज्ञान था। ग्रामीण बस्तियों में ब्राह्मणों और कारीगरों की उपस्थिति, भूमि सुधार प्रौद्योगिकी में कुछ परिवर्तन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने फसलों और पौधों के प्रसार को बढ़ावा दिया। इन सभी विकासों का परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि थी। जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन जलाशय की मरम्मत और घटी यंत्र जैसे तंत्रों का उल्लेख भी सिंचाई के महत्व की ओर संकेत करता है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों की कमी से वाणिज्य में गिरावट प्रदर्शित होती है। कुषाणों और गुप्तों के काल में प्रचुर मात्रा में प्रचलित सोने के सिक्के 6ठी शताब्दी के बाद प्रचलन से बाहर हो गए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों में सोने का प्रतिशत लगातार गिर रहा था और बाद के गुप्त सिक्कों में सोने की मात्रा कुषाण कालीन सिक्कों की तुलना में केवल आधी थी। इस अवधि के दौरान सिक्कों के अभिलेख संदर्भ वास्तविक खोजों के अभाव में बहुत अधिक नहीं है। उत्तरी भारत, बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत और दक्कन के अधिकांश भागों में धातु मुद्रा अनुपस्थित थी। हालांकि देश के अधिकांश भागों में सामान्य स्थिति के विपरीत पंजाब क्षेत्र और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में 1000 ईस्वी तक के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। आलोचना। गुप्त शासन के दौरान आर्थिक उपलब्धियों में कुषाण काल से शुरू हुई सतत प्रक्रिया का संबंध एक विवादास्पद तर्क है। इस तर्क के विरुद्ध कुछ बिंदु इस प्रकार है। कृषि के प्रति बढ़ती चिंता को वृहद संहिता, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में कृषि से संबंधित विस्तृत निर्देशों में देखा जा सकता है। शासकों और भूस्वामियों द्वारा कृषि पर दिए गए ध्यान को हल के विस्तृत वर्णन और सिंचाई तकनीकों में सुधार में देखा जा सकता है। भूमि अनुदानों का भूमि अधिकारों, कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों, दान प्राप्त शहरों में कारीगरों और व्यापारियों के मुक्त उद्यम के अधिकार और अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था के उद्भव के प्रश्न पर प्रभाव पड़ा। व्यापार और वाणिज्य। गुप्त युग की वाणिज्यिक समृद्धि पूर्ववर्ती काल में शुरू हुई आर्थिक गति का अंतिम चरण था। इस प्रकार शहरीकरण का जो चरण पिछली शताब्दियों में शुरू हुआ था, वह गुप्त काल के बाद भी जारी नहीं रहा। यह इस दावे का खंडन करता है कि इसे गुप्त काल के आगे बढ़ाया गया था। इसके विपरीत गुप्त काल के दौरान सामंती प्रवृत्तियों में वृद्धि देखी जा सकती है। इसे शहरी केंद्रों के क्षय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मुद्रा बाजार। गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में जारी किए गए सोने के सिक्कों से अर्थव्यवस्था की समृद्धि स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हालांकि इन सिक्कों की भौतिक सामग्री और शुद्धता से पता चलता है कि गुप्त शासकों के आने के साथ ही समृद्धि में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में शुद्ध सोने की मात्रा 90% से घटकर स्कंदगुप्त के शासनकाल में मात्र 75 से 80% रह गई। गुप्त वंश के अंत में यह वित्तीय संकट को दर्शाता है। शिल्प उत्पादन। संभवतः अधिकांश क्षेत्रों में
शिल्प उत्पादन और वाणिज्यिक गतिविधियों में गुप्त काल के बाद से गिरावट आनी शुरू हो गई थी। पश्चिम मालवा के मंदसौर से प्राप्त 5वीं शताब्दी के एक शिलालेख में रेशम बुनकरों के एक समूह का उल्लेख है जो दक्षिण गुजरात से आकर मालवा क्षेत्र में बस गए थे। यह व्यापार में गिरावट का संकेत देता है। यद्यपि गुप्त काल के दौरान काफी हद तक आर्थिक विकास कुषाणों के दौरान शुरू हुई प्रक्रियाओं का परिणाम था। गुप्त काल अपने साथ नए विकास और अनूठी चुनौतियां लेकर आया जिसने आर्थिक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।